जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपको दिख रहा है, धाराएं दिख रही होंगी। आज आपको एफआईआर दिख रहा होगा, केस डायरी दिख रही होगी। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको कुछ पॉलिटी से कुछ अलग जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बताते वक्त हो सकता है वैसे मैं आपको टोटल बताऊंगा कि पुलिस रिमांड क्या होता है, केस डायरी क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है और धाराएं क्या होती है। मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा, ठीक है। लेकिन होता है कि बताते वक्त अगर कुछ भूल जाना होता है तो आगे पीछे बता दिया जाता है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये जो धाराएं हैं कुछ ऐसी धाराएं हैं जो जनरली तौर पर आज हमारे सभी के बीच जो कांड होते हैं उन्हीं पर धाराएं ज़्यादातर यूज होती हैं, ठीक है। तो ये धाराओं की जानकारी आपको थोड़ा सा होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपके लिए ये वीडियो तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं और ऐसे वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है। आपको वैसे भी जानकारी मिलेगी तो देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगर हम कोई वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिख रहा है FIR। पहले बात तो इसका फुल फॉर्म होता है FIR का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है दोस्तों? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये होता क्या है इसमें? जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है, ठीक है, और वो व्यक्ति थाना पहुंचता है, ठीक है। अब थाना पर जा करके लिखित सूचना जब देता है, कैसी सूचना? मतलब थाना बताता है, और जब इसकी सूचना, लिखित सूचना जब वो अपने जो अपने एक पेज पर लिखता है, वही FIR होती है। यानी हम इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब जिसके ऊपर कोई घटना घटी होती है, वो व्यक्ति अगर जाता है पुलिस थाना पर रिपोर्ट लिखवाने, तो उस अपने घटना स्थल की पूरी जानकारी उसको लिखित रूप से देता है और फर्स्ट बार, तो वो जो है दोस्तों आपकी FIR कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो देता है। अच्छा, अब FIR वो लिखते कैसे हैं? FIR को दोस्तों एक सादे पेज पर लिखते हैं। जो लिखते हैं FIR पुलिस वगैरह, तो वो FIR को एक सादे पेज पर लिखते हैं, ठीक है। और जैसा आप मॉर्निंग पर पहुंच रहे हैं, तो आप जैसा मान लीजिए आप जब पहले आप सवेरे सवेरे पहुंच गए हैं, तो आपका फर्स्ट नंबर है, तो वो लिख देते हैं 1/23। जैसा आज 2023 इस टाइम चल रहा है, तो वो लिख देंगे 1/23, 2/23, 3/23, 4/23 और 5, मतलब ऐसे क्रमांक बढ़ाते जाएंगे। तो जो ऊपर एक रहेगा तो वो तो आपको दर्शाएगा कि आप पहले नंबर पर हैं, यानी आपकी जो FIR हुई फर्स्ट नंबर पर हुई है। और जो बट्टे में 23 दिया है, वो 23 आपको बताता है कि ये 2023 का है। बाकायदा डेट पड़ी रहेगी, दिन पड़ा रहेगा, एक सादा पेज रहेगा जिस पर FIR लिखी जाती है, ठीक है। तो 1/23 का मतलब कि आप जो है पहले नंबर पर पहुंच रहे हैं, और 23 का मतलब जो है 2023 चल रहा है, ठीक है। ऐसे करके लिखा जाता है। ये तो कन्फर्म हुआ। यानी कि लिखित सूचना जब कोई व्यक्ति देता है फर्स्ट बार थाना में जा करके, तो वो आपकी FIR कहलाती है। अब केस डायरी क्या होता है? देखिए, ये सब जब घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस क्या करती है, जब अपने यहाँ से निकलती है तो एक छोटी सी डायरी लिए रहती है। डायरी हो, रजिस्टर हो, कुछ भी हो, वो अपने पास लिए रहती है, ठीक है। और उस डायरी पर वो घटना स्थल की, मतलब उसकी जब इंक्वायरी में जाता है तो टोटल जानकारी लिखता है। जैसे वो कितने बजे थाने से निकलता है, इसकी भी जानकारी वो देगा, है ना। और जो है घटना स्थल पर जाता है तो घटना कहाँ पर होती है, कितने बजे घटना स्थल पर पहुंचता है, घटना में कहाँ कितनी लंबाई चौड़ाई स्टकुट देखते हैं उसकी, कौन व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद था। अब वहाँ जैसा मान लीजिए जाते हैं घटना स्थल पर, तो वो तमाम बताने वाले आते हैं, तो उनसे पूछते हैं, तो उन सबका नाम लिखते हैं, उन सबका ब्यौरा लिखते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं ये सब लिखते हैं, टोटल लोकेशन वगैरह लिखते हैं। तो ये जो केस डायरी होती है, ये घटना स्थल की टोटल जानकारी होती है, और पुलिस किस किस से पूछताछ करती है उसका नाम इस केस डायरी पर लिखा होता है, वो मोबाइल नंबर सब इसी केस डायरी पर लिखती है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो भी पुलिस जो भी FIR के बाद
घटना घटना के बाद जो भी इंक्वायरी जुटाती, इंक्वायरी करने के बाद जो भी मतलब इंक्वायरी में जाती, जो भी उसको जानकारी पता चलता है, ठीक है, तो वो टोटल जानकारी जो है केस डायरी में लिखती है पुलिस। अब अगर तो ये केस डायरी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर केस डायरी आपकी बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, जैसे कि केस डायरी अगर मोटी हो गई तो आपके ऊपर बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं। और अगर केस डायरी आपकी पतली रहेगी, जैसे केस डायरी में कम कम मटेरियल रहेगा, कम कुछ लिखा जाएगा, तो आपके पास कम धाराएं लिखेंगी लगेंगी और आप जल्दी छूट जाएंगे। जितनी मोटी केस डायरी उतना ज़्यादा आपका जो है ये मुकदमा चलने वाला है। तो केस डायरी हो गया। अब आते हैं चार्जशीट क्या होता है। देखिए, इसी केस डायरी के आधार पर एक चार्जशीट बनाई जाती है, ठीक है। जो केस डायरी है इसी के आधार पर चार्जशीट बनाई जाती है और उस चार्जशीट में आईपीसी की धाराएं लिखी जाती हैं। कैसे में, ये जो चार्जशीट है, इस चार्जशीट में आईपीसी की धाराएं लिखी जाती हैं कि उसने कौन सा जुर्म किया है, ठीक है। उसी के आधार पर जो है आईपीसी की धाराएं इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब फिर इसी आईपीसी की धाराओं के आधार पर जो है उस व्यक्ति के पास मुकदमा चलता है, ठीक है। अब आईपीसी की थोड़ा देखते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पेनल कोड। क्या होता है? इंडियन पेनल कोड। ये आईपीसी की धारा दोस्तों 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय आई थी। कब आई थी? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय आई थी। विभागीय प्रणाली का भी गठन 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था और जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 में दी गई थी। तो ये जो आईपीसी की धारा है ये 1861 में आया था, इसको लाया गया था। अच्छा, अब कुछ धाराएं हैं, तो ये आईपीसी की जो धाराएं होती हैं ये चार्जशीट में लिखी जाती हैं। एफआईआर समझ में आया? केस डायरी पर घटनास्थल की जानकारी होती है और एफआईआर में वो व्यक्ति अपनी जानकारी बताता है, ठीक है। केस डायरी में पुलिस जा करके जो है इंक्वायरी लेती है, उसकी जानकारी रखती है और इसी के हिसाब से जो है मुकदमा चलता है और चार्जशीट पर आईपीसी की धाराएं लिखी रहती है। अब कुछ धाराएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आजकल होती रहती हैं, तो हम कुछ धाराओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहली धारा आपको दिख रही होगी, धारा 34, सामूहिक अपराध। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सामूहिक उनका ग्रुप है, अगर ग्रुप में सामूहिक रूप से अपराध करते हैं तो वो उनके ऊपर धारा 34 लगता है, ठीक है। उनको धारा 34 से जो उनको जो भी पनिशमेंट वगैरह जो भी दिया जाता है वो धारा 34 लगता है उन पर, ठीक है। अब धारा 201, देखिए सब मैं टोटल धाराएं तो नहीं लिख सकता, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट धारा है मैंने वही लिखा है। 201 जो धारा है ये सबूत मिटाना। जैसे आपने कुछ गलत कर दिया या किसी का मर्डर वगैरह कर दिया और फिर आपने सबूत मिटा दिया तो ये धारा लगती है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और आपने सबूत मिटा रहे हैं तो सबूत मिटाने पर जो है, सबूत अगर मिटा दिया है आपने कि पता भी ना चला, तो ये फिर 201 धारा लगती है। अच्छा, धारा 302 हत्या। अगर आपने किसी की हत्या कर दी है तो ये 302 लगता है। जैसे किसी की हत्या कर दिया है, जान से मार दिया है, तो ये जो 302 लगती है। अब आता है 304। 304 में दोस्तों क्या दे रहा है? 304 में कह रहा लापरवाही से हत्या। अगर किसी व्यक्ति की आपकी लापरवाही से हत्या हो जाती है, वो मर जाता है आपकी लापरवाही से, तो उस समय आपके ऊपर धारा 304 लगती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। अब डॉक्टर को जो है डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना है, मेरी बात समझना, डॉक्टर को उसको ऑपरेशन करना है। तो होता क्या है कि बच्चे को मना ही किया गया था कि आपको कुछ नहीं खाना, लेकिन बच्चा गलती से छोटा है, उसने कुछ खा लिया, तो डॉक्टर क्या करता है, बिना उस भोजन को निकाले उसका ऑपरेशन कर दिया, तो वो बच्चा मर जाएगा। जबकि डॉक्टर को मालूम था कि ये बच्चा मर जाएगा, इसका पहले मैं भोजन निकाल लूं, ठीक है ना। तो जो है उसने अगर भोजन नहीं निकाला और ऑपरेशन कर दिया तो बच्चा मर जाएगा। तो उस आधार पर लापरवाही के उस डॉक्टर के ऊपर कि तुमने क्यों नहीं ऐसा ध्यान दिया, इस हिसाब से जो है डॉक्टर के ऊपर लग सकता है। ऐसे ये 304 लगती है। फिर दोस्तों आगे जो आपको दिखता है 444 को बाद में देखेंगे। धारा 307, अगर आपने हत्या की किसी की कोशिश की है, अगर आप किसी की हत्या की कोशिश करते हो तो उस टाइम धारा 307 लगती है, ठीक है। और अगर किसी को उकसाते हो आत्महत्या के लिए, ठीक है, किसी को मान लिया अगर उकसाते हो बार बार, कोई मतलब बार बार उसको अगर उकसाते हो, है ना, अगर वो आत्महत्या के लिए, तो वो जो है 300 जा करके पुलिस में कुछ रिपोर्ट अपनी एफआईआर दर्ज करवाएगा, तो वो जो है पुलिस 309 जो है इस पर चार्जशीट में अपने लिखेंगे और जो है कोर्ट पहुंचा देंगे उसको, तो 309 लगता है। धारा 312 गर्भपात। दोस्तों ये बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है।
अगर कोई गर्भपात करवाता है तो उसके लिए धारा 312 लगता है दोस्तों, है ना। 312 ये आपको मालूम होना चाहिए। 315 है अगर आत्महत्या के लिए किसी को, एक सेकंड दोस्तों, धारा जो 309 है वो आत्महत्या की अगर कोशिश अगर आत्महत्या की कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, मैंने गलती बता दिया था, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, आत्महत्या अपने जैसा कि कोई व्यक्ति स्वयं मरना चाहता है तो उसके लिए धारा 309 लगेगी, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या के लिए किसी को प्रेरित करता है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है तो उस टाइम उसके ऊपर धारा 315 लगता है, ठीक है। अगर किसी का कोई अपहरण कर लेता है तो उस टाइम धारा 365 लगता है। 376 अगर कोई रेप करता है किसी का तो उस टाइम धारा 376 लगता है। क्या लगता है? धारा 376 लगता है अगर कोई व्यक्ति किसी का रेप करता है। अगर गैंग रेप करते हैं दोस्तों, सिंगल अगर है तो वो तो 76 लगेगा, लेकिन अगर गैंग पूरा उनका रेप करता है किसी बच्ची का तो उनको ऊपर 376 धारा लगता है, 376 कब भी लगता है, ठीक है। 395 दोस्तों ये डकैती पर लगता है। किस पर? डकैती नहीं, 379 दोस्तों चोरी पर लगता है। चोरी क्या होता है? अगर 4 लोगों से कम है व्यक्ति अगर चोरी करते हैं तो उनको ऊपर जो है चोरी का मुकदमा लगता है, 379 लगता है। धारा 395 डकैती पर लगता है। डकैती अगर 4 लोग से ज्यादा है अगर डकैती करते हैं तो उनको ऊपर 396 लगता है। कोई व्यक्ति अगर किसी का छल करता है तो उसके लिए 415 लगता है, ठीक है। कितना लगता है दोस्तों? 415 लगता है। फिर धारा 420, कोई व्यक्ति अगर किसी को धोखा दे रहा है तो उस वहां पर 420 लगता है। अरे गांव में दोस्तों आजकल होता है ना कि बड़ा 420 है, बहुत सारा धोखा दे रहा है, 420 है, तो धोखा अगर कोई किसी को दे रहा है तो उसमें 420 लगता है। फिर आता है दोस्तों 444, अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है, उसकी पहले से अगर शादी हो गई है और व्यक्ति अगर दूसरी शादी करता है तो उसके ऊपर FIR कराने पर 444 की धारा IPC धारा लग सकती है, ठीक है। फिर है 497, ये व्यभिचारी है। व्यभिचारी इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। देखिए धारा क्या थी। धारा जो 497 है ये धारा ऐसे थी कि अगर कोई शादीशुदा औरत है, ठीक है, अगर कोई शादीशुदा औरत है और अगर कोई दूसरा पुरुष उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो है उनके ऊपर ये लगता था, ठीक, मर्जी हो या ना हो उसकी। पहले ये लागू नहीं था, पहले ये लग जाता था, 497 धारा लग जाती थी। फिर बाद में इस पर काफी रिसर्च हुआ तो मतलब काफी जानकारी जुटाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल कर दिया है, ठीक है। अगर दोनों का मन है, वो चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो, अगर उसके साथ रहना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, उसका हस्बैंड जो है उसको तलाक दे सकता है, इसको ठोस सबूत मान करके, ठीक है, उसका हस्बैंड उसको तलाक दे सकता है, ठीक है। 497 हो गया दोस्तों। बहुत सारी ऐसी मतलब घटनाएं हैं जो होती रहती हैं जिनके बारे में जो है जानकारी सबको चलता रहता है, ये आपको मालूम चाहिए दोस्तों। जो 166 का ए है, धारा 166 का ए है दोस्तों, वो लगता है अगर आप पुलिस थाना जा रहे हो रिपोर्ट करना FIR लिखवाने, और अगर पुलिस जो है आपकी FIR नहीं लिख रही है तो आप दूसरे थाना पर जा करके 166 उस पुलिस के खिलाफ भी रिपोर्ट मतलब FIR करवा सकते हो। धारा उसके 166 लगेगी। FIR न लिखने पर उसके ऊपर धारा 166 ए लगेगी, धारा 166 का ए लगेगी। ये तो हो गई दोस्तों धाराएं की बात। अब मान लीजिए अगर धाराएं लग गई तो फिर क्या हो जाता है, फिर जैसे मान लीजिए गिरफ्तार हो गया, वो चला गया, तो क्या कोर्ट में क्या करना होता है दोस्तों? पुलिस पकड़ ले जाती है, 24 घंटे तक वो अपने पास रखती है। 24 घंटे के बाद उसको अथॉरिटी नहीं है कि अपने पास रखे, उसको जो जज के सामने यानी उसको जो कोर्ट में लाना पड़ता है, ठीक है। वो चाहे जो अगर महिला कोई है तो उसको महिला उसमें रखा जाएगा, ठीक है, और अगर कोई पुरुष है तो उसको पुरुष उसमें रखा जाएगा, और 24 घंटे के अंदर जो उसको वहां पर लाया जाता है, ठीक है, न्यायालय पर। अच्छा, फिर दोस्तों क्या होता है, जैसा कि न्यायालय पहुंचते हैं तो उसको मतलब जैसे न्यायालय पहुंचा, कुछ भी हुआ, अगर इसके पहले अगर वो अपनी जमानत लेना चाहता है तो अग्रिम जमानत वो करवा सकता है, मुकदमे वगैरह के लिए अग्रिम जमानत वो करवा सकता है अगर कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है तो। फिर मान लीजिए दोस्तों अगर गिरफ्तार हो जाता है, मान लीजिए कोर्ट ने अगर उसे सुना दिया अपने हिसाब से, तो जमानत हो जाता, तो जो है उसको जैसा मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, तो पुलिस क्या करती है उसको न्यायालय उसको अपने न्यायिक हिरासत में ले लेता है। न्यायिक हिरासत में लेने पर जो है उसको
जो है पुलिस हाथ नहीं लगाती, वो फिर न्यायालय के अधीन हो जाता है, फिर बाद में उसको जेल भेजा जाता है। वहाँ बाकायदे उसको पूरी फैसिलिटी मिलती है, खाने पीने सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वो कब होता है, जब कोर्ट उसको फैसला सुना दे, जब उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। ठीक है। अब रही बात जमानत की दोस्तों, अगर जमानत लेना चाहता है तो वकील करेगा, तो इसमें जमानत की व्यवधान है, वकील कर लेगा वो। ठीक है। और जो है जमानत के लिए उसको 2 गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और जो है क्योंकि वो गारंटर अपने साइन करेंगे कि हम इसको जानते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए। देखो गारंटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जिसको जमानत दिलाई गई वो चला जाता है, कहीं भाग जाता है, तो फिर ऐसे में पुलिस किसको पकड़ेगी? तो जो जमानत दिलवाते हैं पुलिस उसी को पकड़ेगी कि तुम्हें जमानत दिलवाई तो तुम ही आओ। इसलिए जो है जमानत के यहाँ पर बाकायदा सब कुछ लिया जाता है वगैरह। जमानत के जो वो मतलब जमानत दिलवाते हैं उनके यहाँ पर साइन रहेंगे, 2 गारंटर होना चाहिए, और कुछ रुपए भी लिया जाता है। ठीक है। न्यायिक हिरासत में पुलिस कभी नहीं मारती। फिर अगर मान लीजिए पुलिस इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, और उसे उसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसने रेप किया है, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो पुलिस फिर कोर्ट के पास जाती है, उससे कहती है कि हमको जो है इसको थोड़ा सा जांच के लिए लेना है। इसको कहते हैं पुलिस रिमांड। फिर कोर्ट उसको 14 दिन के लिए छोड़ती है पुलिस के पास। और ये मान लो अगर पुलिस उसको 14 दिन के लिए उसको कोर्ट अगर उस व्यक्ति को जो जेल में उसको अगर छोड़ती है 14 दिन के लिए, तो समझ लो उसका क्या हाल होने वाला है। पुलिस रिमांड में पुलिस बहुत ज्यादा पीटती है। इसी पर जब पुलिस रिमांड में पुलिस लाती है तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो पिटाई करने ले जा रही है, इसी पर बहुत ज्यादा पीटती है वो। ठीक है। फिर आपको उन सब पहनावा उड़ा के फिर आपको भेज देगी कि जाइए भाई आपका स्वागत हो गया। अब दोस्तों पेरोल क्या होता है? देखिए पेरोल क्या होता है, पेरोल में व्यक्ति को अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मुजरिम नहीं है, बहुत बड़ा काम कांड नहीं किए है, तो उसको जो है छोड़ दिया जाता है। उसका 20 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, 20-25 साल पहले का, कि ये पहले ऐसा तो नहीं था। तो अगर वो सुधरना चाहता है तो उसको मौका दिया तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। उसका पहले का रिकॉर्ड देखा था कि वो बहुत ज्यादा मुजरिम तो नहीं है। ठीक है। तो अगर मुजरिम नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता है अगर वो सुधरना चाहता है। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ सिस्टम चलता है, ये कुछ धाराएं थी, ये कुछ जानकारी आपको बताना था। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो? अगर जानकारी थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।